हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। ट्रिकी डोज योर एजुकेशनल ओट्स। तो बात करते हैं आज के पहले सब्जेक्ट जियोग्राफी की। हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी। आपका जो भूगोल वो है उसको हम स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे हमारे जो पृथ्वी, सोलर सिस्टम, उनसे जुड़े हुए हर चीज़ों को। और तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम के बारे में जो एक ऊपर ही ऊपर आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं और उसके बहुत सारे उपग्रह हैं और एक सूर्य है जो है कि एनर्जी जो जिनसे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इस सोलर सिस्टम में यानी हमारी पृथ्वी पर कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। हाउ टू कम लाइफ्स ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो ऐसा माना जाता है, जो खगोल शास्त्री और साइंटिस्ट जो भी हैं वो ऐसा मानते हैं कि 2 to 3 बिलियन ईयर अगो यानी 2-3 अरबों वर्ष पहले जब एस्टेरॉइड्स आपस में टकराते थे तो उस वक्त जो विस्फोट, जैसे पहले विस्फोट हुआ करते थे, कुछ टकरा गए या फिर कोई एक्सप्लोजन हो गया सौरमंडल में, तो ऐसी घटनाएं होती रहती थी। तो इस कारण से कोई एस्टेरॉइड्स हमारे पृथ्वी से टकराया होगा और वाटर ड्रॉपलेट्स जिससे हमारी पृथ्वी पर आया। अब वाटर ड्रॉपलेट्स आया, फिर उसके बाद लाखों वर्ष बाद फिर ऐसा हुआ होगा कि कोई दूसरा एस्ट्रॉयड टकराया होगा और जिसकी वजह से हमें अमीनो एसिड मिला। अमीनो एसिड आप जान रहे हैं कि अमीनो एसिड से जो है बेसिक सेल्स का निर्माण होता है और बेसिक सेल से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन डीएनए को बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। आप जानते होंगे कि डीएनए जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है और डीएनए से लाइफ जनरेट हुआ, लाइफ से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी उन लोगों ने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सबसे पहले समुद्र यानी जल वगैरह में बने होंगे, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स बने। और एक्वेटिक एनिमल्स कुछ ऐसे भी हुए कि वो धीरे धीरे ज़मीन पे आके रहने लगे। जैसे अभी मतलब कछुआ पानी में भी रह लेता है और ज़मीन पे भी रह लेता है, सांप भी कह सकते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल कुछ ऐसे हो गए जो लैंड पे यानी ज़मीन पे आकर रहने लगे, जो कि आदी हो गए, मतलब हैबिचुअल हो गए ज़मीन पे रहने के लिए। तो उन्हीं जो ज़मीन पे रहने वाले जानवर हैं, लैंड एनिमल, उन्हीं में से कुछ ऐसे जानवर हुए जो कि डायनासोर बने और कुछ स्मॉल क्रिएचर्स बने। डायनासोर जो कि सबसे बड़ा जानवर है अपने पृथ्वी पर का, बट वो अब तो विनाश हो चुका है बहुत। ऐसा कहा जाता है कि वो भी करीबन 2-3 मतलब 250-300 सालों पहले, ऐसा जो भी माना जाता है जो भी। तो डायनासोर सबसे बड़ा और स्मॉल क्रिएचर्स ये दोनों बने। तो ऐसे हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं सन की। सन यानी सूर्य। सूर्य का आप सबने सोचा होगा कि पृथ्वी या फिर अर्थ और बाकी और प्लैनेट्स का तो निर्माण हुआ, सूर्य का कैसे निर्माण हुआ होगा। तो मैं बता दूं कि ये सब एक ही साथ का प्रोसेस है। और जो एक्सप्लोजन मैंने बताया था कि जो विस्फोट या फिर किसी न किसी बड़े एस्टेरॉयड से टकराना, ये सब चीज़ें जो है, तो एक्सप्लोजन की जो वजह थी ये सन जो है सो एक कॉम्बिनेशन है। हीलियम एंड हाइड्रोजन, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये सूर्य के चारों बगल बाकी सभी ग्रहों का घूमना सूर्य की अपनी ग्रेविटी या फिर उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। इसलिए सूर्य के चारों बगल सारे पृथ्वी या फिर बाकी ग्रह जो हैं वो उसका घूर्णन या प्रकीर्णन करते रहते हैं। और सन का एक्सप्लोजन ऐसा माना जाता है कि 4-5 अरब वर्ष पहले जो एक्सप्लोजन की वजह से जो सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला तारा था, वो
किसी एक सेंटर में आ गया और वो अपनी ग्रेविटी की वजह से बाकी सारे बड़े बड़े प्लैनेट्स, यानी पहले तो एस्ट्रॉइड्स ही कहला रहे होंगे, बाकी उन सब वो सब घूर्णन की वजह से, इनकी सूर्य की ऊर्जा की वजह से, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके चारों बगल घूमने लगे। अब घूमते घूमते वो अपने किसी शेप में आ गए, या फिर किसी कारणवश पृथ्वी का जो है सो निर्माण हुआ, और सन उसी वजह से उसका भी निर्माण हुआ था। अब सन की बात करें तो इसका कॉम्बिनेशन है आपको हाइड्रोजन, हीलियम और बाकी अदर गैसेस का। तो इसमें हाइड्रोजन की माने तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 28%, अदर गैसेस सॉरी ये 27% है, और अदर गैसेस 2%, लाइक नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, ये हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सारे गैसेस मिल करके एक सूर्य का निर्माण करते हैं, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है इसमें, और इसी ऊर्जा की वजह से हम लोगों के पृथ्वी पर जीवन का संचार होता है, जीवन का एक प्रोसेस जो है लिविंग थिंग्स का, वो चीज़ कंप्लीट होता है। तो बात है सूर्य की, और इसमें ऐसा ये भी कहा जाता है कि सूर्य की संरचना जो 4 से 5 अरब वर्ष पहले की हुई थी, वो चीज़ अब जा कर के करीबन हो सकता है कि बाद के 5 अरब वर्ष या 500 करोड़ वर्ष के बाद जो है सो वो फिर एक उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और वो किसी ड्वार्फ में बदल जाएगा। ड्वार्फ मतलब वैसा एक गैस का गुब्बारा जैसा, या फिर किसी गैलेक्सी में या फिर किसी ब्लैक होल में कन्वर्ट होकर के वो एक ड्वार्फ की तरह बन जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। अब बात होता है कि इसके स्ट्रक्चर ऑफ सन। स्ट्रक्चर ऑफ सन में हम ये देखेंगे कि जो सन है, सूर्य, उसके 3 मेजर लेयर होते हैं। एक होता है क्रोमोस्फेयर, दूसरा होता है कन्वेक्टिव जोन, और तीसरा होता है रेडिएटिव जोन। मैंने यहाँ पे 6 लेयर दिखा रखे हैं। एक्चुअली इनका कुछ कुछ काम है, इस वजह से यहाँ पे 6 लेयर दिखा रखे हैं, और ये इम्पॉर्टेंट भी होंगे आपको जानने के लिए। तो बात करते हैं पहले लेयर कोरोना की। कोरोना जो कि आउटर सरफेस है, आउटर लेयर है, एक्चुअली ये किसी गैस का बना होता है, ये ईजिली दिखता नहीं है। जब सूर्य ग्रहण होता है तभी ये जाकर दिखता होगा। ऐसा देखते होंगे जब सूर्य ग्रहण हो रहा हो तो उसके चारों बगल एक परतदार सर्कल सा, जो भी है घेरा सा बना हुआ है, वही है कोरोना, थिक लेयर ऑफ गैस। ये सिर्फ इतना जो थिक है, ये सिर्फ गैसेस के होते हैं। मिनट, इतने, ये सिर्फ कोरोना गैसेस से बने होते हैं। अब बात आती है क्रोमोस्फेयर की। क्रोमोस्फेयर फोटोस्फेयर और कोरोना के बीच का एक लेयर है, जो कि जिसका जो काम है वो जो हम लोग देख नहीं पाते, जो कण के जैसा किसी दाने के आकार का, जो अभी हाल ही में आपको सरफेस जो ऊपर का परत दिखाया गया था, रिसर्च करने वालों के द्वारा जो परत दिखाया गया था कुछ दिन पहले हालिया में, कि सूर्य की सतह ऐसी दिखती है, तो वो क्रोमोस्फेयर होता है, जो आपको छोटे छोटे दाने जैसे दिखते हैं उसमें। अब बात आती है फोटोस्फेयर की। फोटोस्फेयर हम लोग देख नहीं सकते, जो सिंपली फोटोस्फेयर माने तो उसको नहीं नॉर्मली देख सकते हैं, और उसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस का होता है। समझिए वहाँ तक हम लोगों का जाना पॉसिबल ही नहीं होता है, इसलिए हम लोग उस पर कुछ चीज़ पता नहीं कर पाते हैं। और कोरोना पे अभी हालिया में रिसर्च किया जा रहा है, उस पे तकनीकी कुछ
विश्लेषण करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए कोरोना पे रिसर्च किया जा रहा है। अब बात आती है कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन और कोर। तो बात करेंगे कोर की। कोर में आप ये जानिए कि कोर में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस होता है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। आप इस चीज़ को देखिए, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस 6 लेयर यहाँ पे कोर में, और फोटोस्फीयर में 5500 डिग्री सेल्सियस होते हैं। इतना मार्जिन होता है, और सूर्य की संरचना इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि अबाउट 10 लाख ईयर, 10 लाख वर्ष लग जाते हैं इसकी एनर्जी को सिर्फ कोर से फोटोस्फीयर तक पहुंचने में। रेडिएटिव जोन इतना ज़्यादा है, उच्च ऊर्जा वाला, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला आपका रेडिएटिव जोन कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी संरचना जो है कितनी बड़ी है। जो पृथ्वी की संरचना है उससे तकरीबन 109 टाइम्स ऑफ अर्थ ये आकार है। सूर्य का आकार का एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो पृथ्वी की संरचना का 109 गुना बड़ा है सूर्य। अब बात करते हैं मास की। तो मास 3.3 लाख टाइम्स ऑफ अर्थ। अब मास की बात करेंगे तो देखिए आप, पृथ्वी के कंपैरिजन में कितना ही ज़्यादा है। तो इन सब सारी बेसिक चीज़ों से आपको पता चलता है। एक ओवरऑल मैंने आपको सन के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और बाकी इसकी जो छोटी छोटी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके PDF में। तो आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे सौरमंडल में जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह, उन सब की। इसमें मैं कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो सब चीज़ लिख दिया हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा आपको PDF के थ्रू, और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ सीक्वेंसेस हैं, जो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सारे हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं। और जैसा कि मैंने बताया है आपको कुछ देर पहले कि हमारे सौरमंडल में ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है, तो उसमें कुछ बड़े ग्रह हैं, कुछ छोटे ग्रह हैं, कुछ का अपना एक अस्तित्व है। मतलब फिजिकली जो देखते हैं, जैसे हमारे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, बाकी और ग्रहों पर जीवन खोजा जा रहा है। ठीक, तो ये देखा जाए कि इसमें सबसे इधर साइड मान लीजिए आप सन है, ठीक, और ये लाइन बाय लाइन आपके सारे ग्रह हैं जो कि सौरमंडल में इनके चारों बगल रोटेट हो रहे हैं, इसके चारों बगल घूम रहे हैं, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो जो पहला है वो है मर्क्यूरी, बुध। मतलब सबसे जो नज़दीक का ग्रह कहलाएगा वो कहलाएगा आपको बुध ग्रह। फिर उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र अपने में ही खुद एक सबसे गर्म ग्रह कहलाता है, सबसे हीटेड, मोस्ट हीटेड और ब्राइटेस्ट। हीटेड इसलिए, ब्राइटेस्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि उस पर गैस की एक लेयर बनी हुई है। जिस तरह से मैंने सन में आपको बताया था कि ऊपर में कोरोना एक गैस का थिन लेयर है, और उसी वजह से वो जो लेयर बना हुआ है, उसी तरह से इसमें भी गैस का एक गुबार बना हुआ है जो कि उसको कवर किए हुए है। इसी वजह से ये जो है सो बहुत गर्म है और चमकीला भी है, ब्राइटेस्ट। और इन्हीं सभी कारणों से ये जो है सो ग्रीन भी दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है ये सबसे ज़्यादा। और फिर बारी आती है पृथ्वी की। पृथ्वी है तीसरे नंबर पर। पृथ्वी के बारे में तो अभी जानने से बेहतर है कि आप आगे जानें, जब हम लोग उसके बारे में जानना चालू करेंगे। और देन उसके बाद आता है मार्स की बारी। मार्स यानी मंगल, जो अभी मार्स मिशन चल ही रहा है, जान ही रहे होंगे आप लोग। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है ऐसा। फिर बारी है जुपिटर। जुपिटर बाकी सभी ग्रहों से सबसे बड़ा ग्रह है।
जुपिटर यानी बृहस्पति वो सभी ग्रहों से सबसे बड़ा ग्रह है। आपने कभी इमेजेस देखे होंगे सौरमंडल के, सोलर सिस्टम के, तो उसमें देखा होगा कि एक जो प्लेनेट है उसके चारों बगल ऐसा गुबार बना हुआ है, गुबार नहीं, लाइंस बने हुए हैं ऐसा करके। ये बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये लाइंस बने हुए हैं इसके अंतर्गत। सॉरी, इसमें दिख नहीं रहा, यहाँ से दिखाते हैं आपको। ऐसा एक इसका जुपिटर है ये, और उसमें चारों बगल ऐसे लाइंस बने हुए हैं, ऐसा देखा होगा आपने। ये एक्चुअली में जुपिटर की अपनी ग्रेविटी की वजह से उसके चारों बगल जो छोटे छोटे पत्थर और ये सब हैं वो सब घूम रहे हैं इसके चारों बगल। तो इसकी जो अपनी ग्रेविटी है उस वजह से ये सारे पत्थर की लाइन बन करके एक साथ इसके चारों बगल इसकी परिक्रमा कर रहे हैं ऐसा। और फिर उसके बाद बारी आती है शनि, सैटर्न, देन उसके बाद अरुण और वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। अब इन सारे प्लैनेट्स में एक डिफरेंस है, शुक्र और अरुण यानी वेनस और यूरेनस, ये दोनों प्लैनेट जो हैं ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। मतलब हम लोगों का पृथ्वी और बाकी ग्रह, इन दोनों को छोड़ करके बाकी ग्रह और हमारा पृथ्वी, ये जो है सो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तभी हमारे यहाँ सूर्योदय पूर्व साइड से होता है। पर शुक्र पर और अरुण पर, इन दोनों में जो है सूर्योदय आपको पश्चिम से होता है ऐसा। तो इन दोनों में जगह अगर आप नॉर्मली आपको कहना होगा कि मतलब मैं पश्चिम से सूरज उगा सकता हूँ, तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा यूरेनस पे और वेनस पे, तभी आप कह सकते हैं। तो ये रहा आपका सारा प्लैनेट्स जो भी हैं, इसकी नंबरिंग जो है इसी साइज से है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट से, कि पूछ लिया कभी कि सैटर्न किस नंबर पे आता है, सूर्य की तरफ से सैटर्न किस नंबर पे आता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि वो 6ठे नंबर पर आता है। और आपने सुना होगा इसमें मैंने प्लूटो नहीं लिखा, नंबर प्लूटो, तो आप कह सकते हैं कि प्लूटो नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? तो 2006 में जो हमारे खगोल शास्त्र कहलाते हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, उनने कहा हम लोग एक्चुअली वहाँ तक पहुँच नहीं सकते हैं, प्लूटो तक। तो प्लूटो पे कोई रिसर्च नहीं होने की वजह से हम लोग इसको ड्वार्फ अब कहने लग गए हैं। ड्वार्फ, जिसका हमें कोई काम नहीं है, उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहने लगे हैं। ये 9वां प्लैनेट था, हम यहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे, इसलिए हम इसको अब अपने सौरमंडल से हटा देते हैं। तो ये आपका प्लैनेट है, और ये आपका आज का पहला टॉपिक जो सोलर सिस्टम था वो ख़त्म होता है। और बाकी जो भी हैं हम आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। और सब्सक्राइब करिए इस चीज़ को, और लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।